हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। राइट, तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हेन वी टॉक of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so। भाई, जब भी हम ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आम तौर पर हम किस समय की बात कर रहे होते हैं? ऐसी एक आर्थिक व्यवस्था, एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो मोटे मोटे तौर पर लगभग 50 सालों से ही जो है वो हमारे सामने आई है ना। आपको ऐसा लगता है जब भी हमने बोला ग्लोबलाइजेशन वर्ड तो आपको क्या लगा कि हम लोग कैसे बातें करते हैं, कि ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं जो लगभग 50 सालों में पीछे से हमारे सामने आई है। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, लेकिन आप इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं? द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो इतना हमारा ग्लोबल वर्ड बना है, राइट, एक दूसरे से हमारे कनेक्शंस बने हैं। ग्लोबल वर्ड का मतलब क्या समझे? बेसिकली आपका क्या है कि आपके यहाँ कुछ बना, आपने दूसरे देश में बेचा, दूसरे देश में कुछ बना तो उसने हमारे देश में बेचा, मतलब हम सब ना इंटरकनेक्ट हो पाए, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि भाई इसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड बनने की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। लॉन्ग हिस्ट्री और किस चीज़ की है भाई? ऑफ ट्रेड, ट्रेड की, व्यापार की बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। लाइक बहुत पहले समय से जो है वो लोग आपस में व्यापार करते चले आ रहे हैं, राइट। अभी ये कोई बहुत नई बात नहीं, कोई नया फिनोमिना नहीं है। वी ऑफन सॉरी, यहाँ पे आते हैं, सॉरी। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, व्यापार की बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन वर्ड का मतलब होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, माइग्रेट करना। ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, लोग क्यों जाया करते थे भाई? बाहर क्यों जाना? आप इन सर्च ऑफ वर्क जाया करते थे लोग, ठीक है। और किस चीज़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे इस चैप्टर में? द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। यस, आपके देश का पैसा दूसरे देशों में जाता है, दूसरे देश का पैसा आपके देश में भी आता है, तो कैपिटल का भी मूवमेंट होता है। एंड मच एल्स, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजिबल साइन, अगर हम देखते हैं ड्रामेटिक और विजिबल साइंस को ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस का in our lives today, we need to understand the phase through which this world in which we live has emerged। देखो, जब भी जीवन में, अपने जीवन में इस वैश्विक या आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे संपर्क हैं चाइना के साथ, या हमारे संपर्क है पाकिस्तान के साथ, या हमारे संपर्क है नेपाल के साथ, किसी भी देश के साथ सोचते हैं, तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिससे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया ऐसी बनी है। भाई, हमारी ये दुनिया ऐसी नहीं थी, राइट। पहले लोग जहाँ जिस एरिया में रहा करते थे वो उसी एरिया में रहा करते थे, और उनके संबंध, मतलब उनको पता भी नहीं था एक तरीके से। एक टाइम तो ऐसा भी था जब लोगों को पता भी नहीं था कि इस एरिया के बाहर भी कोई दुनिया है, राइट। अमेरिका के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि मतलब अगर आपको ये भी सोचना है ना कि आपको मान लो ऑस्ट्रेलिया जाना है, देन आपको पता है कि आप कुछ आवर्स में, लाइक 20 घंटे में या 17 घंटे में आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, राइट। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हम किन दौरों से गुजरते हुए आए हैं, और ये ग्लोबलाइजेशन आज जो हम देख रहे हैं वो कैसे बना, कैसे हुआ, ये सब कुछ, राइट, ये पढ़ेंगे हम। ऑल थ्रू हिस्ट्री जो भी हम पढ़ेंगे, ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टडली मोर इंटरलिंक्ड। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता चला गया तो हिस्ट्री में लोग जो थे और ज़्यादा इंटरलिंक होते चले गए। मतलब जितना हम आज भी देख रहे हैं ना, हम डे बाय डे एक दूसरे के साथ और लिंक होते चले जा रहे हैं। आज अगर मैं बात करूँ इस झुमके की भी, तो हो सकता है इस झुमके का एक पार्ट किसी देश का बना हुआ और दूसरा मोती वाला पार्ट किसी और देश का बना हुआ हो, सब मिलाकर हमने एक आइटम बना लिया, राइट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सब जो है वो लगातार, स्टेडली का मतलब होता है लगातार, ठीक है, इंटरलिंक होते चले गई सोसाइटीज धीरे धीरे। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, जब पुराने समय से अगर हम बात करते हैं तो ट्रैवलर्स कौन से होते हैं? जो ट्रैवल करते हैं, जो यात्रा करते हैं। ट्रेडर्स कौन होते हैं? व्यापारी। फिर प्रीस्ट कौन होते हैं? पुजारी। और पिलग्रिम्स कौन होते हैं? जो तीर्थ यात्रा करते हैं, राइट। पिलग्रिम्स ये ट्रैवल करते थे फ्रॉम वास्ट डिस्टेंसेस से, है ना। किस लिए? जो हमारे पिलग्रिम्स थे या फिर जो प्रीस्ट वगैरह थे, ये किस लिए करते थे? नॉलेज के लिए। या बाकी अगर बात करो ट्रैवलर्स की या ट्रेडर्स की, ये किस लिए करते थे भाई? ये अपॉर्चुनिटी के लिए करते होंगे, है ना। अगर आपके देश में नौकरी कम है, राइट, आपके देश में मान लीजिए उतनी नौकरियां नहीं है, उतनी सफिशिएंट नहीं है आपके देश की नौकरियां, तो आप क्या करते हो? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आप दूसरे देश चले जाते हो। आज हमारे भारत से भी बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जा रहे हैं ना काम करने के लिए, राइट। तो ऐसे ही पहले भी हुआ करता था कि जो ट्रेडर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, प्रीस्ट हैं, पिलग्रिम्स हैं, ये ट्रैवल करते थे वेरियस रीजन से, जो कि लिखने के लिए आ सकते हैं। तो रीजंस मैं आपको बता रही हूँ क्यों जाते थे। नॉलेज के लिए जाते थे, अपॉर्चुनिटी के लिए जाते थे, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते थे। कैसे? महात्मा बुद्ध के बारे में किसने नहीं सुना है?
ठीक है, आपने सुना है ना, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी जाते थे, मतलब आध्यात्मिक शांति के लिए भी जाया करते थे। ठीक है, अब और टू एस्केप ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब क्या हो गया, मतलब जैसे आप समझो कि आज अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर देश में, एक देश का राजा जो है बहुत ही अत्याचारी है, राइट, पब्लिक पर वो अत्याचार कर रहा है, तो लोग क्या आते हैं परसिक्यूशन से बचने के लिए, मतलब एक तरीके से उसके अत्याचार से बचने के लिए, यातनाओं से बचने के लिए वहां से चले जाते थे। या ये भी सिचुएशन हो सकती है कि मान लो कि किसी देश के कानून इतने खराब हो कि पब्लिक परेशान हो, तो भी वो लोग वहां से चले जाते थे। यातना से बचना, समझ रहे हैं ना, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए चले जाते थे। दी कैरीड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेस। ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। देखो, एक इंसान जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो खाली आ जाएगा नहीं, अपना सामान लेके जाएगा। अपने गुड्स लेके जाते थे, ठीक है, या फिर अगर वो ट्रेडर्स या ट्रैवलर्स वगैरह हैं तो भी वो गुड्स लेकर जाएंगे, बेचने के लिए लेके जाएगा व्यापारी। वैल्यूज भी लेकर जाएंगे। वैल्यूज कैसे लेकर जाएंगे, लेट सपोज मैं एक इंडियन हूँ, मुझे नमस्ते करनी आती है। अब मैं एक ऐसे देश में जाती हूँ जहाँ किसी को नमस्ते नहीं पता, या फिर जिसे किसी को पैर छूना नहीं आता, ठीक है। अब वो मान लीजिए हमें देखें, अगर उन्हें वो चीज़ अच्छी लगे तो फिर वो लोग वो भी अपने बच्चों को सिखाएं या खुद भी उस चीज़ को करना शुरू करें कि ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो इंसान जा रहा है तो उसके साथ उसके गुड्स जा रहे हैं, इंसान जा रहा है तो उसके साथ उसकी वैल्यूज जा रही हैं, स्किल्स जा रही हैं। स्किल्स कैसे, मान लीजिए कि मुझे मोतियों का हार बहुत अच्छा बनाना आता है, कोई अलग ही तरीके का बनाना आता है, ठीक है। अब मैं एक देश से दूसरे देश में जा रही हूँ, लोगों ने देखा कि भैया मोतियों का हार तो बहुत अच्छी बना रही है, तो हमें भी सिखा दो, तो मेरी स्किल भी यहाँ से वहाँ गई मेरे साथ, राइट। अब आइडियाज़ भी जाते हैं, भाई मैं जाऊँगी तो मैं लोगों से बात भी तो करूँगी, ऐसा मुँह सिल के तो नहीं बैठ जाऊँगी किसी देश में, तो फिर मेरे जो विचार होंगे वो भी उन तक पहुँचेंगे। ऐसा तो बहुत ज़्यादा ही होता था, राइट। आप जाएंगे कहीं पे भी तो आपके विचार जो है वो आपके साथ साथ ट्रैवल करेंगे। अब ये जो विचार हैं, जिससे जिसे अच्छा लगेगा वो से अपनाएगा भी। इसके अलावा और क्यों जाते थे, अच्छा और क्या ट्रैवल करता था, इन्वेंशंस, आपके आविष्कार, राइट। आप जा रहे हो, आपके स्किल्स जा रहे हैं, आपके आइडियाज़ जा रहे हैं, आपके इन्वेंशंस भी जाएंगे। एंड इवन अगर आपको कोई बीमारी है तो आपके जर्म्स, आपकी डिसीजेस भी तो जाएंगी। कोरोना हुआ, चाइना में हुआ या जहाँ से भी स्टार्ट हुआ, राइट, XYZ अब नाम नहीं लेना चाहिए जाता, ठीक है। तो जहाँ से भी स्टार्ट हुआ तो कहीं से तो वो वायरस पूरी दुनिया में धीरे 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 करके फैल गया ना, राइट। तो अगर एक इंसान जाता है तो उसके साथ उसकी बीमारियां भी जाती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें पहुंची। 2 क्वेश्चंस निकल कर आए। पहला कि जाता कौन था, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में अगर हम बात करते हैं तो जाते कौन कौन थे, हमने पढ़ा कौन जाते थे, ट्रैवलर्स जाते थे, ट्रेडर्स जाते थे, प्रीस्ट जाते थे, पिलग्रिम्स जाते थे। दूसरी बात आती है क्यों जाते थे, तो जाते किस लिए थे, फॉर नॉलेज जाते थे, फॉर अपॉर्चुनिटी जाते थे, फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट जाते थे, और टू एस्केप परसिक्यूशन जाते थे, इस वजह से जाया करते थे। नेक्स्ट बात आती है कि जब जाते थे तो अपने साथ क्या लेकर जाते थे, खाली हाथ तो नहीं जाते थे, तो क्या लेकर जाते थे, वो अपने साथ अपनी गुड्स लेके जाते थे, वो अपने साथ अपनी मनी लेके जाते थे, वो अपने वैल्यूज लेके जाते थे, वो स्किल्स लेके जाते थे, वो अपने आइडियाज लेके जाते थे, वो अपने इन्वेंशंस भी लेकर जाते थे, इवन जर्म्स और डिसीजेस भी लेके जाते थे। सारी बातों को एक एक वन पॉइंट बना के लिख देना एंड योर आंसर विल बी फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। एज अर्ली एज 3000 BCE की अगर हम बात करते हैं, एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली, ध्यान से समझना, इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया। एज अर्ली एज 3000 BCE की अगर हम बात करते हैं तो भाई 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाला व्यापार, समुद्री तट मतलब समुद्र के किनारे, तट जो भी किनारे 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 हैं वहां पर समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उन इलाकों से जुड़ी, पहले तो नहीं जुड़ी हुई थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे दुनिया से कटे हुए थे, समझ लो। लेकिन जब समुद्री तटों पर व्यापार होना स्टार्ट हुआ तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग उन इलाकों से जुड़े जिन्हें आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किससे जुड़ गए थे जब व्यापार शुरू हुआ था समुद्र के किनारे, जो आज हम जिस जगह को हम बोलते हैं एशिया। देखो पहले जरूरी नहीं है कि यही नाम यही चीजें हों, ठीक है, तो वो बात को पूरा हिस्ट्री में ध्यान रखना। लेकिन आज हम इसीलिए वो लिखते हैं कि आज हम किस नाम से उस जगह को जानते हैं, राइट। तो पश्चिमी एशिया के नाम से हम उस जगह को जानते हैं, तो वहां से सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो जुड़ती है। आगे आते हैं, इसके बाद आइए कि फॉर मोर देन अ मिलेनिया, अगर फॉर मोर देन अ मिलेनिया के अगर हम बात करते हैं 1000 साल से भी ज्यादा, मिलेनिया मतलब 1000 साल, ठीक है, हजारों साल बोल सकते हैं बल्कि, तो हजारों साल से भी ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ था भाई, कोड़ी क्या होती है, समुद्र में पाई जाती हैं कोड़ी, और सीशेल हम बोल सकते हैं, उनको यूज किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। देखो पहले जैसे आज हमारे नोट छपते हैं, हमारे सिक्के बनते हैं, उस जमाने में तो ऐसे नहीं था, मशीनें ही नहीं थी, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी ना हो गया था एकदम से।
तो समुद्र में पाई जाने वाली जो कोड़ियाँ होती हैं या फिर हम सी शेल बोल सकते हैं, सीप जो उसका जो शेल होता है, उनको करेंसी की तरह यूज़ करते थे। आपने मुझे मान लीजिए 50 कोड़ी दे दी, मैंने आपको उसके बदले में 1 बोरी गेहूँ दे दिया। दैट इज़ व्हाट द स्टाइल। बाटा सिस्टम के बाद की बात होगी, वैसे इसके पहले तो बाटा सिस्टम था। ठीक है, आगे आते हैं। फिर इस हज़ारों साल की अगर हम बात करते हैं तो फिर ये चल रहे थे 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक तो मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली, याद रखना कौन सा समुद्र, वन वर्ड में आ सकता है, मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कोड़ियाँ जिन्हें हम पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ का व्यापार कराती थी भाई? देखो, मालदीव फाउंड द वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। चाइना और ईस्ट अफ्रीका के बीच में, तो चीन और पूर्वी अफ्रीका तक ये पहुंचती रही। ठीक है, मालदीव के समुद्र से ये जो कोड़ियाँ थी, ये जो सीशेल था, ये कहाँ पहुंचता रहा? ये पहुंचता रहा चीन और पूर्वी अफ्रीका तक ये पहुंचती रही। अब आगे क्या होता है? द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिसीज कैरिंग जर्म्स मे बी ट्रेस्ड एज फार बैक एज 7th सेंचुरी। सारी चीज़ें मतलब कौन किस सेंचुरी की घटना है ये आपको याद करते चलना है। देखो, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को भी दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास है ना। हमने ये भी पढ़ना है कि जब लोग ट्रैवल करते थे तो उनके साथ जो है वो बीमारियां भी ट्रैवल करती थी। इतिहास अगर इनकी बात करें, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं के इतिहास की बात करें, तो वो भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। लाइक 7वीं सदी से हमें कुछ ऐसे चिन्ह मिले होंगे जिससे हमें ये पता चला कि बीमारियां भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, लोग ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ बीमारियां भी ट्रैवल करने लगी। तो कौन सी सदी से मिल रहे हैं हमें ये ट्रेस मिल रहे हैं हमें एक तरीके से 7th सेंचुरी से। बाय द 13th सेंचुरी, अब आगे आ जाओ 13th सेंचुरी तक, इट हैड बिकेम एन अनमिस्टेकेबल लिंक। ठीक है, और हम अगर 13वीं शताब्दी के बाद की बात देखें तो शताब्दी के बाद की बात देखें तो इनका प्रसार तो निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। मतलब 7th से हमें थोड़े बहुत प्रमाण मिल रहे होंगे कि बीमारियां फैल रही थी, लेकिन 13th सेंचुरी आते आते माने और कितना साल हो गए? 4 साल और हो गए, नहीं शताब्दी 400 साल। ठीक है, आगे आ जाओ अगर आप, तो आप बिल्कुल साफ प्रमाण दे सकते हो कि अगर इस देश में बीमारी फैली थी तो इन देशों में भी ये बीमारी फैल गई। इसका मतलब लोग इन बीमारियों को लेकर यहाँ ट्रैवल किए होंगे। चलिए, कम टू द नेक्स्ट पेज। सिल्क रूट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से। द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। अब देखो, जो आधुनिक काल से पहले के युग है ना, प्री मॉडर्न युग क्या होते हैं? आधुनिक, जो आज हमारा आधुनिक काल जो चल रहा है, इसके पहले के युग की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में दूर दूर स्थित भागों में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण मिलता है सिल्क रूट। हाँ ठीक है, हिंदी टफ हो गई ना, ध्यान से समझो इस बात को। सिल्क रूट गुड एग्जाम्पल है किसका? वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेंड का। सबसे जीवंत उदाहरण, वाइब्रेंट मतलब हमें वो रूट को देख के समझ में आता है कि यस, यहाँ से लोग इस देश जाते होंगे क्योंकि ये रास्ता इस देश को जा रहा है। अगर रास्ता जा रहा है तो बंदे भी जाते ही होंगे, क्योंकि वो रास्ते को देख के पता चल जाता है कि लोग यहाँ से जाते भी थे या नहीं, राइट? उसको आप ऐसे ही देख के भी बता दोगे। तो हमें काफ़ी ज़्यादा पता चलता है कि भाई यहाँ से ट्रेड भी होती थी सिल्क रूट से, इस वाले, है ना। और क्या होता था, ये लिंक रहता था और कल्चरल लिंक्स भी रहते थे, है ना। जब आप जाते हो तो आपका कल्चर भी जाता है, तो कल्चरल लिंक्स भी, सांस्कृतिक जो हमारे संपर्क हैं वो भी रहा करते थे बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे ही नहीं, जो भी दूर दूर के इलाके थे, चाइना के बीच में अब ये भारत आ गया, फिर भारत से आगे आप पहुँच गए तो यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी, राइट। तो ये पूरा रूट जो था वो इस तरीके से बना हुआ था, और कोई सिल्क रूट कोई एक रूट नहीं था, इसके अंदर बहुत सारे रास्ते थे। ऐसा नहीं समझिएगा कि एक गली है सीधा चाइना से सीधा यूरोप तक ले जा रही है, रास्ते में भारत पड़ा तो चलो अंदर को आ जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। आगे देखते हैं। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो सिल्क मार्ग, इसका नाम सिल्क मार्ग है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू द सिल्क, राइट। अब कहाँ से चल रहा है? चाइना से चल रहा है, राइट। तो सिल्क मार्ग नाम से ही पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम में भेजे जाने वाले, यूरोपियन कंट्रीज में पश्चिम में भेजे जाने वाले चीनी रेशम, यानी चीन से आने वाला जो सिल्क था उसका कितना महत्व था। इतना महत्व था कि रास्ते का नाम ही उस पर रख दिया गया, राइट। इतना महत्व था कि उस रास्ते का नाम ही इसके ऊपर रख दिया गया। कितना महत्व था इसका? हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट। हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कोई सिल्क रूट एक रास्ता तो नहीं था, तो बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं जो जगह जगह लिंक करा रहे हैं, राइट। तो हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड, मतलब लैंड पे भी थे सिल्क रूट्स, और बाय सी भी थे, मतलब जगह जगह काफ़ी जगह से लोग सी से भी कनेक्ट करते थे, जाते थे इधर उधर, और लैंड से भी जाते थे, राइट। समझ रहे हो किधर से जा रहे हैं? चाइना की साइड से किधर जा रहे हैं? यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, पश्चिम की तरफ। आगे आइए। हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड सी निटिंग टुगेदर, जो जोड़ते हैं वास्ट रीजन ऑफ, किस किस को जोड़ते हैं? वास्ट रीजन ऑफ एशिया, एशिया को
जो बहुत सारे उसके रीजन थे। एक तो एशिया के अपने ही रीजन्स को आपस में जोड़ते हैं, राइट। एशिया कोई छोटा सा तो है नहीं, इतना बड़ा एशिया है, तो उसको भी जोड़ते हैं आपस में जगह जगह। एंड लिंकिंग विद एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थन अफ्रीका, नॉर्थन अफ्रीका को भी जोड़ते हैं और इधर यूरोप को भी जोड़ते हैं। समझ में आया सिल्क रूट किस किस जगहों को जोड़ रहा है? एक तो एशिया को अपने में ही आपस में भी जोड़ रहा है, दूसरा नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ रहा है, और तीसरी बात हमने क्या पढ़ी, एशिया को यूरोप के साथ भी जोड़ रहा है। एशिया को नॉर्थ अफ्रीका से और एशिया को यूरोप के साथ भी जोड़ता था। ये आगे चलते हैं इसके बाद आगे। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेंस सिंस बिफोर द क्राइस्ट एरा, राइट। हमें ये भी पता चलता है। एंड थेराइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। ठीक है, अगर हमने ये पढ़ लिया कि भाई सिल्क रूट था, ठीक है, तो इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया। ये भी हमारी लाइन हो चुकी है। चलो आगे देखते हैं। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे, मतलब ये इतने पुराने हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व भी ये रास्ते एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, लेकिन क्या था, मतलब थे तो, लेकिन अस्तित्व में नहीं आए थे। मतलब देखो जमीनें तो थी ना, रास्ते तो नेचुरल भी होते हैं ना, तो रास्ते तो थे। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे। लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। 15वीं शताब्दी तक ये अपने अस्तित्व में थे, लोग यहां से ट्रैवल किया करते थे। अब आगे आइए, अब इसके आगे क्या होता है कि बट चाइनीज पोट्री, पोट्री क्या होता है, हमारे चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनते हैं ना, ठीक है, वो पोट्री का सामान हमारा कहलाता है। ऑल्सो ट्रैवल करती थी द सेम रूट, मतलब चीन का जो मिट्टी के बर्तनों वाला सामान होता था, ये जैसे पॉट वगैरह बनते हैं अच्छे अच्छे, ऐसे ही पोट्री का कोई भी सामान था, तो वो भी इस रास्ते से जो है वो ट्रैवल करता था। मतलब व्यापारी उसको लेके जाते थे दूसरी जगह बेचने के लिए। ठीक है, और क्या जाता था भाई, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े भी जाया करते थे इसी रास्ते से। स्पाइसेस यानी कि मसाले भी जाया करते थे। कहाँ? फ्रॉम इंडिया एंड साउथर्न एशिया में। बट चाइनीज पोइट्री ऑल्सो ट्रैवल करती थी द सेम रूट को एज डिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। चाइनीज पोइट्री मतलब जो सामान था वो भी जाया करता था, जैसे कि इंडिया का सामान जाया करता था। इंडिया से क्या जाता था, टेक्सटाइल और जो है मसाले जाया करते थे, वैसे ही चाइनीज का ये मिट्टी का सामान जाया करता था। आगे देखिए, एशिया इन रिटर्न, अच्छा कहा जाता था साउथ एशिया, नहीं इंडिया का और साउथ एशिया का। इन रिटर्न क्या होता था, प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। अब उन लोगों पर क्या था, उन लोगों पर था गोल्ड और सिल्वर, तो उन लोगों का गोल्ड और सिल्वर आएगा। अब भाई मान लीजिए कि मैंने 10 बोरी गेहूं उगाया है, मैं अपना गेहूं आपको बेचूंगा और आपके पास क्या है, आपके पास तो सोने के सिक्के हैं, तो आप मुझे बदले में क्या दोगे, सोने के सिक्के दोगे। तो सेम है, यही वाली बात हो गई। हमने क्या पढ़ा, चाइना का क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि पोल्ट्री का सामान जा रहा है। इंडिया और साउथ एशिया से क्या जा रहा है, टेक्सटाइल और स्पाइसेस जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं। जब जाते हैं तो यूरोप से क्या वापस आता है, साथ में गोल्ड और सिल्वर वापस आ रहा है, तो हम लोग इधर अमीर होते जा रहे हैं, राइट, सोने की चिड़िया बन जाएंगे यहाँ पर। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वेंट हैंड टू हैंड। अब देखो, ट्रेड जो होता है, व्यापार जो होता है, और सांस्कृतिक आदान प्रदान, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी उस समय। ठीक है, संस्कृति कैसे जा रही है, भाई मैं कैसे कपड़े पहन के जा रही हूँ, मैं कौन सा डांस कर रही हूँ। अभी ऐसा तो होता नहीं है कि ना सुबह के प्लेन से गए और शाम को वापस आ गए। लोग महीनों रुकते थे, महीनों अपना सामान बेचते थे वहाँ पे, तो उनका जो कल्चर होता होगा वो भी तो वहाँ के लोग देखते होंगे। आपने कभी मूवीज में देखा है, बंजारे वगैरह होते हैं। अब जब बंजारे वगैरह होते हैं तो वो रात को डांस वांस फॉर्म करते हैं, त्योहारों पे एक अलग ही ढंग से कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, तो लोग उनका कल्चर देखते हैं ना, तो जिन्हें अच्छा लगेगा वो उसको फॉलो भी करना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट, हमेशा ही जाते हैं हैंड इन हैंड। अर्ली क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज ऑल्सो सर्टेनली ट्रेवल्ड दिस रूट्स टू एशिया। जो ईसाई मिशनरीज होती थी ना, अब ये माना जा रहा है कि वो भी मिशन, क्योंकि वो भी देखो अपना धर्म फैलाते थे ना जगह जगह दुनिया में, तो वो लोग भी सर्टेनली मतलब वास्तविक तौर पर इसी रूट से जो है वो एशिया गए होंगे। सर्टेनली उन्होंने ट्रैवल किया होगा इसी रूट से एशिया में। एज डिड मुस्लिम जो प्रीचर्स थे, लाइक प्रीचर्स कौन होते हैं, जो उपदेशक होते हैं, एक तरीके से उपदेश देते हैं। मुसलमान लोग जो होते हैं ना, उनके जो धर्म के उपदेश देते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, वो भी फ्यू सेंचुरीज लेटर वो भी इसी रास्ते से जगह जगह गए होंगे। मच बिफोर ऑल दिस, अगर हम बात करें क्रिश्चियन मिशनरीज की या हम बात करें मुस्लिम प्रीचर्स की, उनसे भी बहुत पहले बुद्धिज्म जो था इमर्ज हुआ था फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया से, और कहाँ फैला था, स्प्रेड हुआ था इन सेवरल डायरेक्शंस थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट्स, राइट। बुद्धिज्म भी इसी सिल्क रूट के माध्यम से पूरी दुनिया में ऐसे धीरे धीरे फैला था। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे आते हैं, फूड ट्रैवल्स। अब देखो, एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, उसके साथ उसका खाना भी ट्रैवल करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां जाते ही सीधा कोई होटल खुला हुआ है आप खा लेंगे। लोग पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं सोचते थे। तो फूड कैसे ट्रैवल करता था, स्पेगेटी एंड पटाटो की कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इसके ना टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको 4-4, 5-5 पॉइंट बना के लिख लेना।
हर टॉपिक के कहीं पर, और बस फिर उसको लिख देना आंसर्स में अपने। फूड ऑफर करता है मैनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज का। भाई देखो हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण हमें पेश करता है। कैसे? ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रैवल्ड। राइट, मैं मान लो अपने साथ बहुत सारे आम लेकर गई हूँ किसी देश में, राइट, वहाँ पे आम नहीं उगते, पर मैं तो यहाँ पर बहुत सारे आम खाती हूँ। तो मैंने अपने देश में क्या किया, मैं कुछ भी बेचने गई थी, मैं बेचने मान लो गई हुई गई थी, लेकिन मैं अपने खाने के लिए बहुत सारे आम भी लेकर गई थी। अब जब आम खाऊंगी तो गुठली उसी देश में फेंकूंगी या फिर इंडिया लेकर आऊंगी आप अपने साथ वापस वहीं फेंकूंगी ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, मैंने गुठली फेंकी और वहाँ पर भी अगर क्लाइमेटिक कंडीशन उस हिसाब के होंगे तो वहाँ पे आम के पेड़ उग जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे भी मेरी ये क्रॉप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। राइट, तो ऐसे ही ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स की बात करें तो इंट्रोड्यूस हुई नई नई क्रॉप्स इनके द्वारा टू दी लैंड दे ट्रैवल, उन लैंड्स पर जहाँ ये ट्रैवल करते थे। इवन रेडी फूड स्टफ्स इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ऑरिजिन्स। देखो रेडी फूड स्टफ, जैसे ही बात करें हम मैगी की, राइट, अब ये बन रहा है तो उसका भी वो कह रहे हैं कि मतलब कई जगह से ऑरिजिन हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि इतने पोर्शन तक तो वो वहां पर बनी थी, लेकिन उसके बाद उसको मॉडिफाई किया किसी और कंट्री ने। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता रखा है, टेक स्पैगेटी एंड नूडल्स, उनका एग्जांपल आपको दे रखा है। इट इज बिलीव दैट द नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट, कि ये विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो नूडल है उन्होंने ट्रैवल किया था वेस्ट से, फ्रॉम चाइना एंड टू बिकम स्पैगेटी। ध्यान से समझो, इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट, नूडल्स वेस्ट में आए फ्रॉम चाइना और क्या बन गए, वो नूडल्स स्पैगेटी बन गए। राइट, अब और परहैप्स मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया, स्पैगेटी बना दिया। अब क्या होता है, और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टू पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली लेकर गए थे। ऐसा भी माना जाता है शायद जो अरब के व्यापारी थे ना, मतलब जाते तो सभी देशों के लोग थे इधर उधर, उस समय काफी सारे देशों के कह सकते हैं। तो अरब के जो ट्रेडर्स थे वो अपने साथ पास्ता लेके गए थे 5th सेंचुरी सिसिली में। एंड आइलैंड है ये जिसे हम आज इटली मानते हैं। ठीक है, अरब का, अब सोच के देखो, अरब और पास्ता, और हमें क्या पता है पास्ता कहाँ का है, इटालियन डिश है, जबकि वो ऐसा नहीं है, उसका ऑरिजिन कहीं और से हो रहा है। कि अरब के ट्रेडर्स क्या लेके गए थे, पास्ता लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे भाई, वो लेके गए थे सिसिली में, जो कि एक आइलैंड है जिसे आज हम इटली के नाम से जानते हैं। सिमिलर फूड्स वर ऑल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिन्हें आज हम जानते हैं इंडिया में और जापान में, कि ये इंडिया और जापान के हैं। राइट, सो द ट्रुथ अबाउट देयर ऑरिजिन्स मे नेवर बी नोन। तो भाई अब ये तो नहीं पता लगाया जा सकता कि ये पर्टिकुलर चीज़ का, इसका ओरिजिन कौन से देश से हुआ, ओरिजिनली ये कहाँ की है, बट फूड ट्रैवल करता था और मॉडिफाइड वर्जन पे जगह जगह आने लगे उसके। ठीक है, आगे देखते हैं। येट द गैस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज। अगर हम गैस कर सकते हैं तो हम थोड़ी पॉसिबिलिटी तो जाती है कि पता लगाने की। ठीक है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर कॉन्टेक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो हम बस थोड़ा बहुत अनुमान ही लगा सकते हैं और इस आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा था। ध्यान देना इस बात पे कि सांस्कृतिक लेन देन की बात आए तो आप अपने फूड वाले पॉइंट्स भी उसमें डाल सकते हो। ठीक है, ये हमारी संस्कृति में ये खाना खाया जाता है, तो धीरे धीरे ये ट्रैवल हुआ और फिर उधर की संस्कृति में भी इमर्ज हो गया जाके। नेक्स्ट आइए, मेनी ऑफ द कॉमन फूड एज। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइनें याद करनी है, जैसे कि पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स यानी कि मूंगफली, मेज यानी कि मक्का, टमाटो टमाटर, चिलीज मिर्चे, स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंद बोलते हैं, एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5 centuries ago। अगर हम 500 साल पहले की बात करें तो जो कॉमन फूड है ना आज हमारा, आलू किसके घर में नहीं खाया जाता, मिर्च है ना किसके घर में नहीं यूज होती, ग्राउंडनट, मूंगफलियाँ हैं, मेज, मक्का जो पॉपकॉर्न आप खाते हो, मतलब ये स्वीट पोटैटोज, ये ऐसी चीज़ें, टमाटर, मतलब जिसके बिना हम एक दिन इमेजिन नहीं कर सकते अपना फूड। आज 500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जानते भी नहीं थे, इसका मतलब कि वो हमारे देश की फसलें ही नहीं है ना। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वो हमारे देश की फसलें ही नहीं है। तो ये हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वजों को इनके बारे में पता भी नहीं था। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप। ये फूड आइटम्स केवल यूरोप में ही इंट्रोड्यूस हुए थे और एशिया में आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज अमेरिकाज। ठीक है, दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप। ये यूरोप में और एशिया में तो केवल कब आए थे, ये जो पोटैटो, चिली, स्वीट पोटैटो, इन सब की जो बातें हम कर रहे हैं, मेज की, ठीक है, ग्राउंडनट्स की, सोया की, ठीक है, तो ये सब कब आए, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली, एक्चुअली तो वो सोच के नहीं गया था कि अमेरिका खोजूंगा, है ना, एक्सीडेंटली जब उसने अमेरिका खोज लिया तब एशिया में और यूरोप में ये वाला खाना जो है वो आया और फैला। चलो आगे देखते हैं। हेयर वी यूज अमेरिकाज। अब हमने अमेरिका वर्ड को यूज किया, अमेरिका टू डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन। जो कैरेबियन आइलैंड्स थे ना,
ये हम कलेक्टिवली इसीलिए अमेरिकाज वर्ड बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या यूज़ करना है यहाँ पर, हमने पता है कि हम साउथ अमेरिका की भी बात कर रहे हैं, हम नॉर्थ अमेरिका की भी बात कर रहे हैं, हम कैरिबियन आइलैंड्स की भी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, द अमेरिकन इंडियंस। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन इंडियन। हमारा बहुत सारा फूड आइटम जो है वो कहाँ से आया है, कॉमन फूड्स आए हैं फ्रॉम अमेरिकाज से। ओरिजिनल जो उनके इनहेबिटेंट्स थे, मान लो वो इंडिया में आकर बस गए हैं, तो अमेरिकन इंडियंस इसीलिए बोला जा रहा है, ठीक है, या यहाँ के जो वहाँ बस गए हो जाके, ठीक है, तो उनकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है। इनफैक्ट मेनी ऑफ अवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम, दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियन से ही हमारे पास आए। ठीक है, अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके यहाँ से ही हमारे पास आए हैं। ठीक है, क्लियर है, डाउट तो नहीं है यहाँ पर। चलो, समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। हाँ, यही लाइन एग्जैक्टली उठ के आ सकती है आपके एग्जाम में। क्या? समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एक्सप्लेन दिस लाइन विद सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल किसका दोगे? आयरिश एग्जाम्पल, आयरिश पोटैटो वगैरह का। क्या है सुनो, यूरोप्स बिगिन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो। पोटैटो को हम्बल क्यों कहा है? बेचारा आसानी से उग जाता है, महंगा पड़ता नहीं है, इसीलिए इसको हम्बल कहा गया। अब होता क्या है कि यूरोप के जो पुअर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो खाने लगते हैं बेटर, मतलब अच्छे से उनको खाना मिलने लगता है तीनों टाइम का, और लिव लॉन्गर, ज़्यादा जीने लगते हैं, क्योंकि उसके पहले उनके पास उतना खाने की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जब पोटैटो उनके देश में आ जाता है तो होता ही है कि उन लोग पोटैटो पर इतना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं कि एक बार क्या होता है कि आयरिश पुअरेस्ट जो होते हैं, पीजेंट्स जो होते हैं, वो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं पोटैटो पे कि एक बार ना डिसीज़ हो जाती है पोटैटो की फसल में। अब डिसीज़ हो जाती है तो क्या होता है कि सारा पोटैटो खराब हो गया। पोटैटो खराब हो गया तो वो लोग तो इतने डिपेंडेंट थे कि भैया पोटैटो 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 खाए जा रहे हैं, लेकिन अब पोटैटो नहीं है, तो बहुत सारे लोग मर गए थे इसमें। थाउजेंड्स डाइड फॉर स्टार्वेशन। कब की बात है, इसको मार्क करो, इसको कॉपी में कहीं लिख कर रखो। जितनी भी डेट्स होती है ना उसको एक पेज पे बना के रख लो, बस आसान हो जाता है, फिर हिस्ट्री बाकी तो स्टोरी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन डिसीज डिस्ट्रॉय कर देती है पोटैटो क्रॉप को इन मिड 1840s में, 1840 के बाद है ये। उस समय क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डाइड हो जाते हैं स्टार्वेशन से, भूखमरी से लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोटैटो की फसल खराब होती है। उसके पहले वो पोटैटो के बिना भी जिंदा रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब पोटैटो इंट्रोड्यूस हो गया तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए पोटैटो पे, और जब उन्हें पोटैटो नहीं मिला खाने के लिए तो वो मर गए। अब आगे आ जाते हैं, हज़ारों लोग मरे थे, इतना ध्यान रखना उस जमाने में भी। कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड की अगर हम बात करें, विजय, बीमारी और व्यापार की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी क्या होता है, विजय, बीमारी और व्यापार। इसका मतलब कुछ लोग जीते होंगे, कहीं बीमारियां भी फैली होंगी, और व्यापार का भी हम कुछ कॉन्टेक्स्ट बताएंगे इसमें। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन 16th century आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फेस्ड found a sea route to Asia and also successfully crossed the western ocean to America। एक लाइन आपकी बन के आ सकती है यहाँ पर एग्जाम में, क्या? The pre-modern world shrank greatly in 16th century, explain how। ठीक है, क्या हमारा मतलब हुआ कि श्रिंक हो गया? इसका मतलब ये है कि दुनिया छोटी हो गई। दुनिया छोटी तो नहीं हो सकती, दुनिया तो इतनी बड़ी है, लेकिन टाइम बच रहा है ना, जा रहे हैं लोग, आ जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब टाइम बचता है, लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, तो हमें लगता है क्या है, दुनिया छोटी है। जैसे आज अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, चीन की, जापान की, तो हम जा सकते हैं ना। जब हम वहाँ जाने लगते हैं तो हमें क्या लगता है, या फिर हम देखो टेलीफोन के माध्यम से, हो सकता है मेरी ये वीडियो किसी और देश में भी चल रही हो, तो दुनिया हो जाती है छोटी इस तरीके से, जब आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने लगते हैं। ठीक है, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक होता है ग्रेटली इन 16th century में। लोग बहुत ज़्यादा संपर्क में आने लगे थे, एक दूसरे के शिप्स वगैरह से जाने लगे थे आफ्टर यूरोपियन सेलर्स। कब की बात कर रहे हैं, जब यूरोपियन सेलर्स को मिल गया सी रूट। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखना कि दुनिया छोटी कब हुई, जब यूरोपियन सेलर्स को मिल गया सी रूट टू एशिया। अब वो लोग एशिया आने लगे सी रूट से। ठीक है, अब आने लगे तो उनके लिए दुनिया कैसी हो गई भाई, छोटी हो गई। ऑल्सो सक्सेसफुली उन्होंने क्रॉस कर लिया किस चीज़ को, वेस्टर्न ओशियन को टू अमेरिका। अब वो वहाँ पे भी पहुँच गए। ठीक है, वेस्टर्न ओशियन को भी उन्होंने खोज लिया, उन्होंने सी रूट को लिया एशिया के लिए। अब ये लोग यहाँ पहुँचने लगे, दुनिया हो गई छोटी। फॉर सेंचुरीज बिफोर की अगर हम बात करें, द इंडियन ओशन हैड नोन आ बस्लिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम एटसेट्रा। अगर हम बात करते हैं भाई कई सदियों पहले की, तो हिंद महासागर के पानी में ये व्यापार जो है पूरा फलता फूलता था। तरह तरह के सामान, ज्ञान, परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। ठीक है, यूरोपियंस को शायद ना पता हो। ठीक है, ठीक है, आगे आते हैं, क्योंकि तभी तो बोल रहे हैं 16th century में यूरोपियंस को पता चल गया था कि अच्छा यहाँ से रास्ते हैं। ओ वाओ, ये तो मज़े आ गए, अब अपन एशिया भी जा सकते हैं, हम अमेरिका भी जा सकते हैं। ठीक है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल
टू दीज फ्लोज, अगर आप ऐसे ही वर्ड मैप भी देखते हैं तो इधर चाइना आता है, फिर बीच में इंडिया आता है, फिर आगे यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, तो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था वो बन रहा था सेंट्रल पार्ट, ठीक है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड क्रूशियल पॉइंट बन गए थे इन दीज देयर नेटवर्क्स। अब नेटवर्क कैसे फैला, इस देश के लोग इधर जा रहे हैं, इस देश के लोग इधर जा रहे हैं, बीच में हमारा देश पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, रास्ते तो यहीं से कट कट के जा रहे हैं ना, इस तरीके से हम बन गए थे सेंट्रल पॉइंट। द एंट्री ऑफ यूरोपियन हेल्प करती थी एक्सपेंड और रिस्ट्रिक्ट करती थी सम ऑफ दीज फ्लोज को टूवर्ड्स यूरोप। अच्छा जी, एंट्री होती थी यूरोपियंस की, ये हेल्प करती थी किस चीज़ में, एक्सपेंड करने में, लोगों को अपना व्यापार, और ऐसा भी हुआ कि वो मुड़ने लगा व्यापार, मतलब इधर से भी चीज़ें उधर जाने लगी, राइट। अगर आप इधर आ रहे हो तो आप खाली हाथ तो लौटोगे नहीं। अब आपको क्या पता चल रहा है कि यार इस देश में तो ये चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, तो क्या करेंगे, अपने शिप में जाते टाइम वो चीज़ें भर के ले जाएंगे और फिर वो अपने यहाँ ले जाकर बेचेंगे, ठीक है। तो यही सब अपना चल रहा था, आवाजाही बहुत ज़्यादा हो गई थी यूरोपियों के दाखिले से। जब यूरोपियंस आए हमारे, उनकी आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रभावों की दिशा यूरोप की तरफ ही मुड़ने लगी। हम भी शायद हो सकता है कि हमारे ट्रेडर्स व्यापारी भी यूरोप की तरफ जाने लगे उस ज़माने में। अब आइए प्रीशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको ऑल्सो इनहेंस्ड यूरोप्स वेल्थ इन फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया। ध्यान से समझते चलिएगा, आज के जो पेरू और मैक्सिको है ना, उनमें जो मौजूद है हमारी खाने क्या होती हैं, है ना, माइंस, जहाँ से आप चीज़ें निकालते हो, लाइक सोना चांदी या जो भी चीज़ें हैं, उनसे निकलने वाले कीमती धातुएं जो मेटल्स थे, खासतौर पर अगर हम बात करें चांदी की, तो उसने यूरोप की संपदा को बहुत बढ़ा दिया था। क्या हो रहा था, यूरोप की संपदा कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यूरोपियंस आने लगे ना यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ आने लगे तो यहाँ से लेकर भी जाते होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पेरू का और मैक्सिको का, हमारा नहीं बोल रही हूँ मैं, पेरू और मैक्सिको को बोल रही हूँ, पेरू और मैक्सिको में जो खाने थी वहाँ से ना बेसिकली चांदी वगैरह जो थी वो बहुत ज़्यादा यूरोप में जाने लगी। और उससे जब चांदी देखो सोना चांदी जब किसी देश के पास खूब सारा होता है ना, तो वो बहुत अमीर होता है वो देश, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहती है, हर जगह होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो देश हैं बहुत ज़्यादा फलने फूलने लगे। इसके अलावा क्या हो जाता है फिर उसके बाद, और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके जो व्यापार थे, पश्चिमी एशिया उसके साथ जो उसके होने वाले व्यापार थे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा उसे गति मिली, है ना। आपके पास खूब सारी चांदी है तो आप व्यापार और ज़्यादा कर सकते हो। लाइक मैं अगर अमीर होंगी तो मैं चीज़ें खरीदने की क्षमता रखूँगी, ठीक है, और अगर मैंने एक चीज़ खरीदने की क्षमता रखी है तो हो सकता है फिर मैं दूसरी चीज़ खरीदने की भी क्षमता रखूँ, तो व्यापार तो इस तरीके से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही। चलो आगे आते हैं। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वॉज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। जो यूरोप के जो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, यूरोप जो था वो जीत रहा था, ठीक है। इसका कारण केवल एक यही नहीं था कि उसकी जो सेनाएं थी उस पर बहुत ज़्यादा ताकत थी, मतलब केवल ताकत के दम पे नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि सेना में बहुत ताकत होती है तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन केवल सेना में ताकत थी इसलिए यूरोपियन पावर्स जीत रही थी, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है भाई? In fact, the most powerful weapon of Spanish conqueror was not a conventional military weapon at all. जो स्पेनिश जो थे हमारे विजेता थे, उनके सबसे शक्तिशाली हथियार की अगर हम बात करें तो वो कोई परंपरागत सैनिक हथियार नहीं थे। मतलब मैं अगर ये बात करूं कि भाई वो लोग बहुत ज़्यादा जीत रहे थे, ठीक है, जीत रहे थे, इसका मतलब उनके हथियार बहुत मजबूत थे। लेकिन अगर इस पैराग्राफ की मैं बात करूं तो इस पैराग्राफ में ये नहीं बताया जा रहा कि उनका सबसे ज़्यादा पावरफुल जो हथियार था, कोई युद्ध में लड़ने वाली कोई तलवार थी या कोई बंदूक था, नहीं। तो फिर था क्या जिससे वो जीत रहे थे? ये हथियार क्या था बच्चे? चेचक की बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, ठीक है। इट वॉज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उनका सबसे बड़ा हथियार बना स्मॉल पॉक्स। कैसे अभी बताते हैं। दैट दे कैरीड ऑन देयर पर्सन्स, जो उनके, मतलब आप जानो कि आपकी सेना है, मान लो आपकी 1000 लोगों की सेना है, जिसमें से आप तो इम्यून हो क्योंकि आपके देश में स्मॉल पॉक्स हो चुका है। जैसे आज कोरोना के लिए बहुत सारी पब्लिक इम्यून हो चुकी है, लेकिन जिस समय कोरोना फैला था तो क्या हुआ था, एक को रहा है सबको रहा है, एक को रहा है सबको रहा है, बहुत सारे लोगों को रहा है, फैले ही जा रहा है, और कितने सारे लोग उसमें मर गए जब सेकेंड लहर आई, राइट। तो ऐसे ही उस जमाने में हुआ। जो यूरोप के लोग थे उनको तो वो इम्यून थे, ऐसा नहीं कि वो ये सोच के गए थे कि 4 लोगों को स्मॉल पॉक्स करके ले चलते हैं और फिर वहाँ जाके ऐसा कर देंगे, राइट, ऐसा नहीं है। बट समथिंग लाइक कि अगर 4 लोगों को उनको हो रहा है वो तो इम्यून है, अब युद्ध लड़ने का इसका उन्हें बहुत बेनिफिट मिल गया, ठीक है, उनसे ये बीमारी फैल गई। बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग आइसोलेशन क्या हुआ था, अमेरिका जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो ओरिजिनली अमेरिका में रहते थे, हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिसीजेस। उनके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं थी इन बीमारियों को लेकर। और क्या होता है फिर, एंड केम फ्रॉम यूरोप। अच्छा, जो भी यूरोप से बीमारियां आ रही थी उसको लेकर इम्यूनिटी थी, तो क्या होगा, अमेरिका के लोग मर जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। यूरोपियन सोल्जर्स को इम्यूनिटी है तो वो बच रहे हैं, लेकिन जब वो जा रहे हैं और इम्यूनिटी उनमें तो है तो वो बच जाएंगे, और जिनको नहीं है, अमेरिका, क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका बहुत टाइम तक आइसोलेटेड था,
वो लोग के देश इधर उधर नहीं जाते थे लोग, तो फिर वहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा मर जाते हैं इस बीमारी से। वंस इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रोवाइडेड आ डेडली किलर। हम स्मॉल पॉक्स की बात करें तो डेडली किलर था, मतलब जैसे आज कोरोना हुआ था ना एक टाइम पर, जिसको हुआ मरे जा रहे हैं लोग, ऐसे ही स्मॉल पॉक्स हुआ करता था। आज उतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, बट उस जमाने में उन लोगों के लिए थी। ठीक है, आगे बात करो। वंस इंट्रोड्यूस, जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, मान लो कि किसी एक आदमी को अमेरिका में हो गया, तो इट इज स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैलता चला गया। हैड इवन ऑफ एनी, मतलब एक तरीके से सारे में फैलता ही चला गया। यूरोपियन रीचिंग देयर, यूरोपियन वहाँ पर पहुँच रहे थे। इट किल्ड एंड डेसिमेटेट करना एक तरीके से होता है खत्म कर देना। होल कम्युनिटी, मतलब इतना ज़्यादा फैला, आप जानो यूरोपियंस तो आ रहे हैं, उनको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन इस बीमारी ने वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स थे उनकी पूरी पूरी कम्युनिटी खत्म कर डाली, इतना उसका असर था। ठीक है, पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट, और इस तरीके से ये एक रास्ता बनने लगा उनकी जीत का। पेविंग क्या होता है? बनाना, एक तरीके जैसे आप ईंटें रख रख के रास्ता बनाते हो, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा था, बीमारी वहाँ पर फैले जा रही है, लोग मरे जा रहे हैं। हम लोग मरेंगे तो ताकत सेना की तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सेना में कौन होता है? पब्लिक ही तो होती है देश की। ठीक है, अगर वही मरे जा रही है तो आपकी पावर कम होती चली जाएगी, दूसरे यूरोपियंस जो हैं आपके ऊपर बहुत हावी होते चले जाएंगे, और इस तरीके से आपके लिए रास्ता बन जाएगा जीत का। चलो कम टू द नेक्स्ट पेज। गन्स कुड नॉट ब्रॉट और कैप्चर्ड, मतलब गन्स कुड भी है ना, गन्स को तो आप क्या कर सकते हो भाई, बॉट कर सकते हो, खरीद सकते हो कि चलो भी हम जो है हार रहे हैं, हम और बंदूकें खरीद लेते हैं, है ना, या फिर हम कैप्चर छीन भी सकते हैं उनसे जिनके साथ हमारी लड़ाई हो रही है। लेट सपोज मेरे सामने मेरे दुश्मन है, अगर मैं हाथ पैर से थोड़ी ताकतवर हुई तो मैं उससे उसकी गन छीन भी सकती हूँ, पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या मैं ऐसा बीमारी के लिए कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, एंड टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर्स, मतलब हम अपनी गन का तो जो मुंह है वो इन्वेडर जो आक्रमण कर रहा है, जो इन्वेडर कौन होता है? जो जबरदस्ती आपके देश में घुस रहा है एक तरीके से, उसकी तरफ टर्न कर सकते हैं, बट नॉट डिसीज के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। और कौन सी डिसीज? आपको स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, टू विच द कॉन्क्वेरर, जो मतलब जीतने वाले थे, वर मोस्टली इम्यून। अब जो जीत रहे थे वो इम्यून थे, जो हार रहे थे वो इम्यून नहीं थे। जीत कौन रहे थे? यूरोपियंस। हार कौन रहे थे? अमेरिकन, राइट, इनहैबिटेंट्स जो थे वहाँ के ओरिजिनली। अब अंटिल द 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, पॉवर्टी एंड हंगर जो था वर कॉमन इन यूरोप। पॉवर्टी और हंगर मतलब गरीबी, भुखमरी, अगर हम बात करें 19th सेंचुरी आते आते तो बहुत ही कॉमन हो गई। लोग बहुत गरीब थे और भूखे मर रहे थे। सिटीज़ वर क्राउडेड, जो शहर थे, देखो जनसंख्या बढ़ रही है, हर युग में बढ़ रही है, ठीक है, उनके हिसाब से उस समय भी बढ़ रही थी, तो शहर की तरफ लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सिटीज़ क्राउडेड हो रही थी। डेडली डिसीज वर वाइड स्प्रेड, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो डिसीज़ अगर एक को हो रही है तो वो औरों तक पहुंच जाती है, तो डेडली डिसीज़ जो मार डालने वाली डिसीज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कॉमन थे लोगों के अंदर। मतलब अगर आपको आ जाए क्वेश्चन कि 19th सेंचुरी का, आप बताइए कि 19th सेंचुरी में क्या हाल था यूरोप का, 19th सेंचुरी में यूरोप का क्या हाल था, अगर बताने के लिए आ जाए क्वेश्चन, कैसे भी आ सकता है, लिखने यही पॉइंट से नहीं याद कर लेना। क्या हो रहा था? पॉवर्टी और हंगर बहुत ज़्यादा कॉमन थी। दूसरा, सिटीज़ क्राउडेड थी और डेडली डिसीज जो थी वाइड स्प्रेड हो रही थी। तीसरा पॉइंट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये बहुत कॉमन थे, आज भी बहुत कॉमन है ना। हिंदू कहता है मुसलमान का धर्म बढ़िया नहीं है, मुसलमान कहता है सिख का बढ़िया नहीं है, सिख कहता है ईसाई का बढ़िया नहीं है, मेरा बढ़िया है, सब अपने लिए बोलते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स उस जमाने में यूरोप में भी हुआ करते थे। एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड, ध्यान देना इस लाइन को। रिलीजियस डिसेंटर्स कौन होता है? डिसेंटर्स कौन? जैसे कि मान लो मैं ना एक बहुत बड़ी भीड़ में खड़ी हुई हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदू हैं और मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि यार नहीं आप जो बोल रहे हो ना वो तो नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, आपकी तो कहानी अलग है जी, आप तो ऐसे ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, मतलब मैं आपके रिलीजन को लेकर अगर कुछ बोलना शुरू कर दूँ। डिसेंटर मतलब जो रिफ्यूज़ कर देता है, राइट, एक्सेप्ट करने के लिए मैं बोल दूँ कि नहीं नहीं, आप लोग बोल रहे हो कि बुर्का पहनना अच्छा नहीं, आप तो हिंदू हो, राइट, मैं बोल रही हूँ बुर्का पहनना अच्छा है, तो फिर आप बोलो कि नहीं बुर्का पहनना अच्छा नहीं, मतलब हमारे कुछ इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो डिसेंटर कौन होता है? जो कि एक्सेप्ट करने को मना कर देता है सिचुएशन को, कि नहीं यार मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूँगा इस तरह से इस रिलीजन को, इन बिलीव्स को या इस प्रैक्टिस को, तो वो कौन कहलाएगा? डिसेंटर कहलाएगा। अरे बाबा, उस समय ये होता था यूरोप में, जो डिसेंटर्स होते थे उनको मतलब परसिक्यूटेड, उनको बहुत कड़ा दंड दिया जाता था। मानी कि अगर कोई यूरोप में कोई पर्टिकुलर धर्म जो है बहुत ज़्यादा लोग मान रहे हैं और कोई डिसेंटर उसको प्रैक्टिस करने के लिए मना कर दे, उस बिलीफ को मानने से मना कर दे जो लोगों के उस समय के बिलीफ्स थे, है ना, और एक्सेप्ट करने से मना कर देता था, तो उसको दिया जाता था बहुत ज़्यादा कैड़ा दंड। ठीक है, आगे चलते हैं, कहानी क्या चल रही है हमारी। अब आता है थाउजेंड्स देयर फॉर फ्लड यूरोप फॉर अमेरिका। अभी इतने यूरोप में भुखमरी भी आ गई, यूरोप में भी है ना बीमारियां भी आ गई, और यूरोप के अंदर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो यूरोप के लोगों ने सोचा कि भैया यहाँ क्या रहना है,
चलो यहाँ से राइट, अगर मान लीजिए आज आपके देश में बहुत ज़्यादा दंगा हो जाए या बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल जाएं या कोई भी सिचुएशन वर्स्ट पहुंच जाए, तो आप क्या सोचोगे, इस देश को छोड़ ही देना बेहतर है, अब अपन चलते हैं यहाँ से दूसरी जगह। तो ये लोग जाने लगे, यूरोप के लोग कहाँ, अमेरिका की तरफ प्रस्थान होने लगा। ये भी 19th सेंचुरी की घटना है, इसको ध्यान देना, अंटिल द 19th सेंचुरी ये सारी कहानी हो रही है। हेयर बाय द 18th सेंचुरी plantation worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets। चलो एक और कहानी आ जाती है यहाँ पर। अब क्या हो जाता है, 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा की, नहीं ये वाली लाइन नहीं चल रही थी हमारी, अठारहवीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए जाने वाले गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी, अच्छा जी ये भी हो जाता था, उत्पादन किया जाता था जबरदस्ती, राइट। 18वीं शताब्दी तक, ठीक है, आज मुझे क्या हो गया, सा ये हो जा रहा है, ठीक है। 18वीं सदी तक अमेरिका में क्या होता था, अफ्रीका से पकड़ के लाए जाते थे गुलाम, ठीक है। अफ्रीका से क्या होता था, पकड़ के जबरदस्ती, है ना, गुलाम लाए जाते थे। तो क्या करवाया जाता था उनसे, यूरोपीय बाजारों के लिए, क्योंकि यूरोप के बाजार में बहुत ज़्यादा कॉटन की और चीनी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो अमेरिका में क्या करते थे, अफ्रीका के लोगों को पकड़ के लाते थे, पकड़ के किस ला रहे हैं, अफ्रीका के लोगों को। कहाँ के लिए उगाया जा रहा है, यूरोपियन देशों के लिए, है ना, क्योंकि वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और कहाँ पर उगाया जा रहा है, अमेरिका में, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलन था, बहुत ज़्यादा उस समय किया जा रहा था। अब आगे आते हैं, फिर क्या होता है, अंटिल वेल अगर हम बात करते हैं इनटू 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये तो भाई, कि अब एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा रहता था, लेकिन विशेषज्ञों का मानते, ये बल कहाँ पहुंच जाती मैं बार बार लाइनों को लेकर। हाँ, 18वीं शताब्दी का समय जो था, वो समय मतलब काफ़ी समय बीत जाने के बाद, 18वीं शताब्दी जब स्टार्ट होती है तो थोड़ा समय बीत जाएगा उसका, काफ़ी समय, तब भी वो बोल रहे हैं कि तब भी चीन और भारत दुनिया के सबसे धनी देशों में थे। 18वीं शताब्दी का बहुत समय बीत गया, उसके बाद तक भी चीन और भारत जो थे वो सबसे धनी देशों में गिने जाते थे। आज हम सबसे धनी देशों में तो नहीं है, लेकिन उस समय हम सबसे धनी देशों में आ चुके थे, राइट। अब ऐसा क्या था, दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, ठीक है। और एशियन ट्रेड में हमारा बहुत ज़्यादा दबदबा था, किस का, हमारा भी और चाइना का भी। चाइना देखो सिल्क रूट तो वहीं से स्टार्ट होता है, राइट। हमारे देश से क्या जा रहा है, टेक्सटाइल जा रहे हैं, स्पाइसेस जा रहे हैं। तो दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट मतलब हमारा दबदबा था किस पर, इन एशियन ट्रेड पर, ठीक है, एशिया में जो भी व्यापार हुआ करते थे। हाउ एवर फ्रॉम द 15th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं, चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, कुछ क्या हुआ, कहानी तो नहीं लिखी इस बारे में आपकी बुक में, लेकिन ये जरूर बता रखा है कि चाइना ने क्या किया था। लेकिन 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम कर दिए, मतलब हम अमीर चल रहे हैं, पता नहीं ऐसा हम नहीं, मतलब चाइना की अगर मैं बात करूँ, इतने अमीर चल रहे हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, किसी को मिले तो मुझे भी बताना ऐसा क्यों किया। लेकिन चाइना ने क्या किया था, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करने शुरू कर दिया। अब अगर एक देश अपने संबंध कम करना शुरू करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई दूसरा उसका फायदा उठाएगा, और ऐसा उठाया गया होगा। और चाइना जो था वो दुनिया से थोड़ा अलग थलग पड़ने लगा। चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट, उसने अपने संबंध कम किए ओवरसीज कॉन्टैक्ट में, एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। और कुछ अकेला, आइसोलेशन क्या होता है, अकेला अलग थलग सा पड़ गया। अब आप व्यापार कर रहे हो तो भी तो कनेक्टेड रहोगे, व्यापार करना बंद करोगे तो आइसोलेटेड ही हो जाओगे, राइट। अब चाइना रिड्यूस्ड रोल एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिकाज ग्रेजुअली मूव्ड द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड्स। अब क्या होता है, जब चाइना जो है उसने ध्यान कम दिया, उसने अपना व्यापार कम किया, तो धीरे धीरे दुनिया के जो जैसे अमेरिका, ठीक है, चीन की जो जैसी भूमिका घटी, तो क्या होता है, अमेरिका के जो बढ़ते हुए महत्व हैं वो बढ़ते चले गए। विश्व व्यापार केंद्र जो था वो पश्चिम की तरफ खिसकने लगा, लाइक अमेरिका की तरफ जो था वो खिसक के किधर चला गया, इस साइड आ गया, किधर आ गया भैया, अमेरिका की तरफ, ठीक है। और पश्चिम की तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज थी उधर आ गया, और अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, यूरोप नाउ इमर्ज एट द सेंटर ऑफ द ट्रेड, राइट। यूरोप बन गया था सेंटर। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं कि हमने प्री मॉडर्न वर्ल्ड में देखा कि लोग इधर उधर ट्रेड करने के लिए जाया करते थे, ठीक है। जो प्रीचर्स होते थे वो भी जाया करते थे, हमने पढ़ा पिलग्रिम्स जो होते थे वो भी जाया करते थे। और इस तरीके से हमारी कहानी शुरू होती है कि शुरुआत में मालदीव के जो समुद्र हैं उसमें पाई जाती थी जो कोड़ियाँ वगैरह, वो जो थी उनसे ट्रेड हुआ करता था। और जो समुद्र किनारे इलाके थे, हमने पढ़ा कि भाई जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको इन्होंने एशियन कंट्रीज़ वगैरह के साथ जोड़ा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद हमने सिल्क रूट की बात पढ़ी कि सिल्क रूट कोई एक रास्ता नहीं है, समुद्री रास्ते हैं, लैंड के रास्ते हैं, जगह जगह लोग जो थे
इस रास्ते से जाने लगे, अपने अपने देश का सामान इधर उधर मतलब एक्सचेंज होने लगा। हम बात करते हैं इसके पहले भी चाइनीज़ रूट हुआ, ये सिल्क रूट हुआ करता था, ठीक है, ईसा मसीह के पहले भी हुआ करता था, ऐसे भी प्रमाण मिले होंगे। और इवन बौद्धिज्म जो फैला वो भी सिल्क रूट से ही फैला। हम बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स पे बना सकते हैं। फिर हमने बात किया कि जब ये इस तरीके के लोग इधर उधर जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन होता है, तो अकेला इंसान नहीं जाता। हमने पढ़ा फूड ट्रैवल भी करता है, जैसे कि स्पेगेटी और पोटैटो का हमें एग्जाम्पल दिया है। और इसमें हमें ये एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो एक देश जिसने पोटैटो के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वो एक टाइम पर आके, क्योंकि फूड इतना ट्रैवल हुआ कि एक टाइम पर आकर आयरिश पोटैटो वाली जो घटना हुई थी, ठीक है, लोग पोटैटो पे इतने निर्भर हो गए कि मतलब हज़ारों लोग मर गए थे जब पोटैटो की फसल बर्बाद हुई थी। फिर हमने पढ़ा कि कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, लोग किस तरीके से बीमारियों की वजह से भी जो है वो जीत गए थे। क्या हुआ था यहाँ पर बीमारियों की वजह से, कौन जीता था कौन नहीं जीता था। अमेरिकन जो थे वो हार गए थे क्योंकि बहुत टाइम तक आइसोलेटेड रहे थे। यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनकी जो सेनाएं थी, जहाँ पर हमने 2 देशों का नाम पढ़ा था, किसका नाम पढ़ा था हमने भाई, हमने पढ़ा था स्पेनिश जो थे एक तो, और पोर्चुगीज़, ठीक है, ये लोग जीत गए थे। क्यों? क्योंकि ये तो इम्यून थे इस बीमारी को, स्मॉल पॉक्स को लेकर, लेकिन अमेरिकन जो थे इम्यून नहीं थे, वो लोग मरने लगे और बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए थे। हमने पढ़ा कि पेरू और मैक्सिको के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर से खाने हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिल्वर की, तो वो सिल्वर पहुँचा व्यापार के ज़रिए दुनिया में, ठीक है। इस तरीके से आते आते बस लास्ट हम यही पढ़ रहे थे कि चाइना जो था वो एक टाइम पर, चाइना और इंडिया जो थे बहुत ही अमीर थे, लेकिन आते आते चाइना ने थोड़ा अलग थलग किया, और जब चाइना ने अपने आप को अलग थलग किया तो यूरोपियन देशों का हो गया तब दबा। कहानी ख़त्म करते हैं? नहीं, ख़त्म नहीं करते, थोड़ी रोक लेते हैं इस वीडियो में, इतनी ही। फिर जो सेकेंड पार्ट आता है इस चैप्टर के, आई थिंक 4 पार्ट में चैप्टर है, तो वो अगले वीडियो में लेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।